एज अ महिला नेता आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, राजस्थान के अंदर जो जिम्मेदारी मुझे मिली हुई है, मैं समझती हूँ मेरा बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। और राजस्थान जो किसी समय में पिछड़ा हुआ प्रदेश कहलाता था, शिक्षा को महिलाओं से दूर रखा जाता था, बच्चियों को शिक्षित नहीं किया जाता था। ऐसे में क्या लगता है कि राजस्थान की महिलाओं को किस तरह और सशक्त बनाया जा सकता है? देखिए, इसी संदर्भ में मैं छवि आपसे कहना चाहती हूँ कि जो आयम शक्ति योजना है, जो भी उनके कार्य करने की इच्छा है, हम लोग बहुत खुले दिमाग से उनका स्वागत कर रहे हैं। ऐसे समय के अंदर हम लोगों ने उन महिलाओं को कंसोल किया। हालांकि वो मांगे उन्होंने पहले भी वसुंधरा काल के दौरान भी उठाई थी, अब फिर वो मांगे कुछ उठी। कह सकें कि हमेशा के लिए किस तरह सॉर्ट आउट किया जा सकता है इस मैटर? मुख्यमंत्री जी ने पहल करते हुए प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा, और भारत सरकार अगर बड़ी भी राशि देता है तो हम लोग अपने हिस्से का पैसा तुरंत देंगे। लेकिन हमारी स्पष्ट ये नीति है कि एनएचएम के अंदर भारत सरकार पैसा बढ़ाए। नेताजी घर पर हैं? नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, आज हम जिनसे आपको मिलाने जा रहे हैं, उनसे मिलाने से पहले मैं एक वाकया आपको बताना चाहूंगी। जब इनकी चुनावी रैली थी, उस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आए थे और मुख्यमंत्री गहलोत ने भीड़ को देखने के बाद कहा था कि भीड़ को देखने से ही पता लगता है कि यहाँ जीत पक्की है, और हुआ भी वही। तो आज हमारे साथ हैं महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही मंत्री, दिग्गज नेता, कह सकते हैं दिग्गज महिला नेता ममता भूपेश। तो सबसे पहले मैं उनका स्वागत करना चाहूंगी। मैम, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। मैंने शुरुआती महिला नेता कही है, दिग्गज महिला नेता, और आप वास्तव में प्रतिनिधित्व कर रही हैं। और चाहे आपके बेबाक बोल हों या फिर हमेशा जिस तरह का आपकी आगे की, चाहे वो किसानों के समर्थन में जो आपने रैलियां निकाली हैं, जो गांव-गांव आप भटकी हैं, सब कुछ देखें, तो क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहली चीज़ यही कि एज अ महिला नेता आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, राजस्थान के अंदर जो जिम्मेदारी मुझे मिली हुई है, मैं समझती हूँ मेरा बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। आधी आबादी का पूरा हक दिलाना मेरा दायित्व है, और हम चाहते हैं कि राजस्थान की तरक्की में, राजस्थान की प्रगति में हम सरकार हमारी मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में महिला सशक्तिकरण के दौर में आगे बढ़े। और राजस्थान जो किसी समय में पिछड़ा हुआ प्रदेश कहलाता था, रूढ़िवादी राज्य कहलाता था, महिलाओं के दृष्टिकोण के अंदर घूंघट प्रथा यहाँ पर थी, शिक्षा को महिलाओं से दूर रखा जाता था, बच्चियों को शिक्षित नहीं किया जाता था, भ्रूण हत्याएं होती थी, लड़का लड़की के अंदर भेदभाव रखे जाते थे। इन तमाम चैलेंजों के साथ में ये विभाग में कार्य करने का मुझे मौका मिला, और मुझे खुशी है कि हमने इस विभाग में आने के बाद में बहुत से नवाचार किए। आयम शक्ति एक योजना, जो इंदिरा महिला शक्ति निधि, मुख्यमंत्री जी ने 1000 करोड़ रुपए महिलाओं के, राजस्थान की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए दिए। मैं समझती हूँ कि राजस्थान के इतिहास के अंदर ये इस तरह की राशि पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए दी है, उनके स्किल डेवलपमेंट्स के लिए, उनको उद्योग स्थापित करने के लिए। कई बच्चियां हमारी ड्रॉप आउट हैं, जिनके पेरेंट्स फ़ीस जमा नहीं करा पाते स्कूल्स के लिए, उनकी फ़ीस जमा कराने के लिए, चाहे कंप्यूटर का एजुकेशन हो, चाहे बेसिक एजुकेशन हो, हर वो मुद्दा जिस मुद्दे पे महिलाओं को हम आगे बढ़ाना है, हमें उन मुद्दों पे हम आयम शक्ति योजना के तहत चल रहे हैं। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, जो कि मैं समझती हूँ शायद भारत में राजस्थान पहला राज्य होगा जो हम सेकंड डिलीवरी पे हमारी महिलाओं को, ट्राइबल एरिया के अंदर जो अति कुपोषित महिलाएं हैं, उनको हम लोग सेकंड डिलीवरी पे भी 6000 रुपये दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा स्कीम हमने लॉन्च की है, और जो लड़का लड़की का रेशो है वो 2011 के अनुपात में बहुत बड़ा है। जो कोरोना काल के दौरान मैं समझती हूँ हमारी आंगनवाड़ी की बहनें, हमारी आशा सहयोगिनी और मेरे विभाग से संबंधित हमारी मानदेय कर्मचारी, जिनका वेतन बहुत अल्प है, अल्प वेतन में भी उन्होंने जिस तरह से अपना हौसला रखा, धैर्य रखा, और एक जज्बे के साथ में इस वैश्विक महामारी को दूर करने के लिए घर घर जाना, सर्वे करना, उसमें जो हमारी टीम लगी रही, उस टीम को मैं विभाग की मुखिया होने के नाते सैल्यूट करना चाहती हूँ। और मैं उम्मीद करूँगी कि हम महिला सशक्तिकरण के इस दौर में राजस्थान को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में ला सकें।
मैम ये अपनी उपलब्धियां रही, लेकिन इस दौरान कुछ ऐसा भी घटित हुआ जैसे ये जो कोरोना महामारी आई, इसमें कहा गया कई नई नई रिसर्च आई सामने और कई नई चीज़ें सर्वे सामने आए जिसमें कहा गया कि इसका सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो महिलाओं को हुआ है। कई महिलाओं की नौकरी चली गई या जो छोटे छोटे रोजगार करती थी वो भी चली गई। ऐसे में क्या लगता है कि राजस्थान की महिलाओं को किस तरह और सशक्त बनाया जा सकता है? देखिए, इसी संदर्भ में मैं छवि आपसे कहना चाहती हूँ कि जो आयम शक्ति योजना है, उस योजना के अंदर हम लोग 1 करोड़ रुपए तक का लोन, सब्सिडाइज लोन दे रहे हैं। सब्सिडी भी मिलेगी, महिला खुद अपना इनोवेशन करके अपना बिजनेस शुरू कर सकती है, चाहे 10,000 रुपये ले, चाहे 1 लाख ले, चाहे 50 लाख ले, जो भी उनके कार्य करने की इच्छा है, हम लोग बहुत खुले दिमाग से उनका स्वागत कर रहे हैं। और इस कोरोना काल के अंदर एक और भी बहुत ही, मैं कहूँगी कि एक अलग तरह की समस्या का भी हम लोगों को सामना करना पड़ा है, वो था डोमेस्टिक वायलेंस की घटनाएं। जो महिलाएं घर में रहीं, लोग परिवार घर में रहे, जैसा आप कह रही हैं कि तनख्वाहें बंद हो गई, जॉब्स ख़त्म हो गए, तो घर में एक ब्रेड बटर की, रोटी रोज़ी की समस्या की बहुत बड़ी विकराल स्थिति पैदा हुई। ऐसे समय के अंदर हम लोगों ने उन महिलाओं को कंसोल किया, उनको हेल्पलाइन के माध्यम से उनके घर पे, चाहे उनको लीगल एडवाइस करनी हो, चाहे उनको और किसी तरह से समझाना हो, हमारा विभाग पूरी तरह से लगा रहा। कि कोरोना में समझती हूँ कि मेडिकल विभाग के बाद में अगर किसी विभाग ने इस कोरोना को बहुत गहराई से समझा, उसके लिए मेहनत की, तो उसमें महिला बाल विकास विभाग अपने आप में एक महत्वपूर्ण विभाग है। बिल्कुल मैम, विभाग से जुड़ी हुई जो आशा सहयोगिनियाँ हैं या फिर जो और इस तरह के कुछ श्रेणी के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी काफ़ी कुछ योगदान दिया इस पूरे टाइम में, चाहे वो मेडिकल के अलावा हम देखें तो। लेकिन उन लोगों की भी कुछ मांगें थी, हालांकि वो मांगें उन्होंने पहले भी वसुंधरा काल के दौरान भी उठाई थी, अब फिर वो मांगें कुछ उठी। उसका पूरा किस तरह देखते हैं कि इनका एक कह सकें कि हमेशा के लिए किस तरह सॉर्ट आउट किया जा सकता है इस मैटर? देखिए, आशा बहनें वास्तव में बहुत मेहनत करती हैं, घूमती हैं, फिरती हैं। राजस्थान में क्या, पूरे हिंदुस्तान में आशा एक बहुत ही डिसिप्लिन वाला कैडर है। और आशा का जो कैडर है उसके अंदर एनएचएम के तहत जो मानदेय है वो भारत सरकार का 60% और 40% हमारा है। मुख्यमंत्री जी ने पहल करते हुए प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा, और भारत सरकार अगर बड़ी भी राशि देता है तो हम लोग अपने हिस्से का पैसा तुरंत देंगे। आशा बहनों के साथ में हमारी तरफ से कोई कुठाराघात हमारी सरकार के माध्यम से नहीं होगा। और वैसे उनको 2700 रुपये हम लोग अभी दे रहे हैं, जो हमारे विभाग के माध्यम से दिया जाता है। एनएचएम के माध्यम से उनको इंसेंटिव मिलता है। तो जो हमारे विभाग से हम लोग 2700 रुपये दे रहे हैं, वो इंडिया के अंदर, भारत में, हिंदुस्तान में सिर्फ हमारा राज्य ही दे रहा है, और कोई राज्य 2700 रुपये उनको दे ही नहीं रहा। और राज्य आशा का जो कैडर है उसको सिर्फ एनएचएम का इंसेंटिव मिलता है। हम लोग शुरू से चला आ रहा है, हमने नहीं, हमने उनका कुछ मानदेय बढ़ाया। पूर्व सरकारों ने भी आशा को साथ दिया, आशा को सहयोग दिया, हमने भी दिया। हमारे कार्यकालों के दौरान भी मुख्यमंत्री जी ने हमेशा मानदेय बढ़ाने का प्रयास किया, चाहे पिछली सरकार, उन्होंने भी आशा का मानदेय बढ़ाया होगा। उस समय भी धरने प्रदर्शन चले, अभी भी चले। लेकिन हमारी स्पष्ट ये नीति है कि एनएचएम के अंदर भारत सरकार पैसा बढ़ाए। अगर वो 60% का रेशो अपना बढ़ाएगी तो 40% का रेशो देने में राजस्थान राज्य पीछे नहीं हटेगा। मैम, इसके अलावा बीजेपी की बात करें तो लगातार सवाल खड़े करते रहते हैं कि जो महिला यहाँ पर राजस्थान में है वो सुरक्षित नहीं है। इस तरह का मुद्दा उठाया गया। अभी हाल ही में जब ये आशा सहयोगिनियों का धरना था, उस दौरान भी काफ़ी बीजेपी के नेता और नेत्री वहाँ पहुँचे और उन लोगों ने भी ये मुद्दा उठाया। तो इसको किस तरह देखते हैं? क्या चैलेंज है या फिर किस तरह, मतलब आप जवाब देना चाहेंगी इस पूरी, क्योंकि जो सुरक्षा का मुद्दा है बार बार उठाया जाता है? देखिए, महिला मैं समझती हूँ राजस्थान में बहुत सुरक्षित है। घटनाएं सब जगह होती है। असामाजिक तत्वों की ना कोई कास्ट होती है, ना कोई पार्टी होती है। और अगर कोई व्यक्ति महिलाओं के साथ दुराचार करता है, गलत आचरण करता है, उनको परेशान करता है, तो सरकार कोई भी हो उसको पनिशमेंट देना चाहिए। हम लोगों के यहाँ पे, हम सरकार में आए कुछ दिनों बाद ही थानागाजी प्रकरण आपके ध्यान में होगा। उस बच्ची को आज सरकारी नौकरी भी है, और हम लोगों ने बहुत ही अर्जेंट हियरिंग करके उसका निस्तारण भी किया। हमारे नेता खुद राहुल गांधी जी भी आए उस समय। और जिस तरह से अभी यूपी के अंदर कई तरह की घटनाएं हो रही हैं, योगी सरकार को आए दिन देखना पड़ता है, चाहे उन्नाव की घटना हो, चाहे अभी कुछ दिनों पहले हाथरस की घटना जहां राहुल जी, प्रियंका जी भी गए। इस तरह की सरकारें जहां कार्य कर रही हैं, जहां निरंकुश सरकार है, जहां तानाशाह प्रवृत्ति के साथ राज किया जा रहा है जिन पार्टियों के द्वारा,
उन पार्टी के नेता अगर अदर स्टेट में आके उंगली उठाते तो बड़ा हास्यास्पद लगता है कि अगर ज्ञान देना है तो पहले अपनी पार्टी के कैडर को सुधारिए। अपनी पार्टी की जहाँ सरकारें हैं वहाँ जीरो टॉलरेंस पे आप आइए, वहाँ ज़ीरो FIR पे आप आइए, वहाँ महिलाओं की स्थिति का रेशो जो पहले था उससे कम करिए, तब आप किसी अन्य राज्य के ऊपर उंगली उठाइए। हम लोग तो हर कदम पे महिलाओं के साथ में हैं, और अगर यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई महिलाओं के साथ दुष्कर्म या किसी तरह की घटनाएं होती हैं या और कोई तकलीफ होती है तो हमारी सरकार ज़ीरो टॉलरेंस रखेगी, तुरंत उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। हमारी सरकार में जवाबदेही सरकार है, पारदर्शी सरकार है और संवेदनशील सरकार है। और संवेदनशीलता का मुद्दा ही है कि हम पूरे परिवार को, पूरे राजस्थान की जनता को एक ऐसा सुशासन दे जिसमें भयमुक्त वातावरण हो। हमने थानों के अंदर महिला थाने खोले, हमने डिप्टी SP जिलों के अंदर बैठाए, और जहां लगा कि वहां पे क्राइम रेट बढ़ रही है महिलाओं की, वहां जो भी उपयुक्त कार्य करने थे, डिसीजंस लेने थे गवर्नमेंट को, वो मुख्यमंत्री जी ने लिए। हमने भी बहुत सुझाव दिए सरकार को, और सुझावों के आधार पे जो भी कार्य करने थे वो करे। और आगे भी हमारी ये नीति रहेगी कि राजस्थान के अंदर अगर किसी प्रकार का महिलाओं को सेफ्टी को लेके, उनकी डेवलपमेंट को लेके अगर कोई भी नवाचार करने पड़ेंगे तो राजस्थान में पूरे भरोसे के साथ कहना चाहती हूँ कि राजस्थान पहला ऐसा राज्य होगा जो हम ये नवाचार करेंगे। मैम, ऐसा कोई रोड मैप तैयार किया जा रहा है या ऐसा कुछ एक पुख्ता कोई एक ऐसी चीज़ जिसे हम कह सकें कि आने वाले समय में महिलाओं को मिल सकती है राजस्थान में, क्योंकि महिला मंत्री हैं तो काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें भी होती हैं। मैं कह रही हूँ ना, खुले दिल से हम लोग कहना चाहते हैं कि IM शक्ति योजना के माध्यम से राजस्थान की बहनें सारी आप लोग जुड़िए। ये बहुत बड़ी योजना है, 1000 करोड़ रुपए महिलाओं के लिए कोई कम नहीं होते, जिसमें हर क्षेत्र के लिए आपके अलग अलग कैटेगरीज है। हम बहुत आपका स्वागत करना चाहेंगे कि हमारे राजस्थान की महिलाएं हर कदम पे स्किल डेवलपमेंट में, उद्योग में, पढ़ाई में, किसी भी चीज़ में अगर आना चाहती हैं तो हमारा विभाग उनका स्वागत करेगा। और राजस्थान की प्रगति में हमें खुशी होगी कि राजस्थान की महिलाओं की हिस्सेदारी हो, लोग सदियों तक याद करें। ये राजस्थान वैसे भी बहुत वीरों की भूमि है, और किसी ज़माने में वीरता के नाम पे राजस्थान को याद किया जाता था। हमारा जो कार्यकाल रहेगा वो निश्चित तौर पे महिला सशक्तिकरण के इस दौर में महिलाओं को तरक्की और उन्नति की तरफ ले जाने के लिए याद किया जाएगा। मैम, इसी के साथ एक किसान आंदोलन का मुद्दा हम बात करना चाहेंगे कि लगातार एक तरफ तो सरकार वार्ता करना चाह रही है केंद्र सरकार, और दूसरी तरफ उनके पास अलग अलग नोटिस आ रहे हैं। किसान एक असमंजस्य की स्थिति में है। वहीं राजस्थान में बात की जाए तो राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही है कि जो किसान हैं उनको अलग अलग तरीके से समझाया जा रहा है। बीजेपी अलग समझा रही है और कांग्रेस की तरफ से अलग बात की जा रही है। आपको क्या लगता है किसानों की स्थिति इस समय कैसी है, और जो अभी वो आंदोलन चल रहा है उसका क्या कुछ किस तरह वार्ता की जानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ना सिर्फ जो किसान हैं उनके साथ उनकी महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, जो बीते कई दिनों से वहाँ सड़कों पर पड़े हैं। देखिए, किसान भाइयों की समस्या ज्वलंत मुद्दा है इस समय, और जो मैंने अभी भी कहा कि तानाशाह सरकार चल रही है, निरंकुश सरकार चल रही है। हमारे अन्नदाताओं की बात को, जो अन्नदाता इस देश की तरक्की प्रगति में जिनका खून पसीना लगा हुआ है, आज हमारा देश आत्मनिर्भर भारत अगर कहलाता है तो उसमें हमारे किसान भाइयों का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे मुद्दों को लेकर जबरन उनके ऊपर कानून थोपे जा रहे हैं, उनको जबरन ये चीज़ कही जा रही है कि आप अपनी ज़मीन को ये करिए, वो करिए। तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार किसानों के पक्ष में कुछ करना चाहती है। एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के सिस्टम को डेवलप करके और निचले स्तर के किसानों को, जो स्मॉल ज़मीन वाले, छोटी ज़मीन वाले किसान हैं, उनको पूरी तरह से ख़त्म करने की ये कार्रवाई की जा रही है। हमारे नेता राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, सभी लोगों ने पूरे देश के लोगों से, कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि किसानों के समर्थन में अपनी आवाज़ बुलंद करिए। मैंने भी अपनी विधानसभा में 1 हफ्ते तक लगातार पदयात्राएं की, और जो समर्थन किसान भाइयों का, आम जनता का हमको देखने को मिला, मुझे लगा कि निश्चित तौर पे काला कानून जबरन हमारे गले में एक फांसी की तरह से डाला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार को इस कानून को अमेंडमेंट करना, वापस लेने की नीति रखनी चाहिए। किसान भाई जो पिछले लगभग 2 महीना होने को जा रहा है, और 50 से ज़्यादा किसान भाई शहीद हो चुके। पहले नोटबंदी में लोग शहीद हुए, फिर GST जबरदस्ती थोपी गई। अब किसानों को, जो एक बहुत ही तरक्की और उन्नति की तरफ ये देश बढ़ रहा था, उनको भी कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों में ये चीज़ देना चाहते हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण
स्थिति इस देश के अंदर इस समय बनी हुई है कि प्रजातंत्र और लोकतंत्र तो कहीं दिखने का नाम ही नहीं ले रहा। आधी रात को आप ज़बरदस्ती बिल पास करवा रहे हो, कहीं जनता के अंदर इसका कोई जन सुनवाई नहीं, कोई किसी से किसान भाइयों से राय नहीं ली गई, आप क्या चाहते हो कुछ पूछा नहीं गया, और सिर्फ आप कुछ अपने चुनिंदा धनाढ्य लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस देश को गिरवी रख रहे हो। आपने रेलवे को प्राइवेटाइजेशन कर दिया, आपने एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइजेशन कर दिया। आप हर वक्त कहते हो कि क्या किया 60 साल में, क्या किया 60 साल में। जो चीज़ें आप लोगों को दे रहे हो, गिरवी रख रहे हो प्राइवेटाइजेशन, वो सारी अथॉरिटीज़ कांग्रेस के राज में बनी थी। चाहे वो जवाहरलाल नेहरू जी हों, चाहे वो इंदिरा गांधी जी हों, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हों, चाहे नरसिम्हा राम जी हो, चाहे राजीव गांधी जिन्होंने टेक्निकल क्रांति का इस देश में सपना देखा था, और चाहे मनमोहन सिंह जी जो आर्थिक दृष्टिकोण से इस देश को बहुत ऊपर लेके गए। उस समय जीडीपी अपनी किस लेवल पे पहुंच चुकी थी। तमाम चीज़ों के लिए इस देश के नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने भारत को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, और आज आप अचानक आके और सब चीज़ों को चितर बितर कर रहे हो। आपको बंदर बांट की तरह आप रेवड़ियाँ बांट रहे हो अपने दोस्तों को। देश की अथॉरिटीज़ की जो बिल्डिंग्स हैं, देश की अथॉरिटीज़ की जो संस्थाएं हैं, उनको आप रेवड़ियों की तरह बांट रहे हो। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश के लिए नहीं हो सकता। मैं आपके माध्यम से मोदी सरकार से मांग करना चाहूँगी कि किसानों के समर्थन में ये काले कानून वापस ले और उनको सम्मान के साथ में अपने घर भेजे, क्योंकि अन्नदाता हमारे लिए बहुत भगवान से कम नहीं है। और उनको सड़कों पे छोड़ना, बुरे हाल में भूखे प्यासे, कड़ाके की ठंड पड़ रही है और आप एक निरंकुश शासक की तरह से बंद कमरों के अंदर से ऐलान करते हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का कभी नहीं हो सकता। मैम, इसके अलावा आखिरी एक सवाल है जो आपसे कह सकते हैं कि व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हुआ है। आप मिनिस्टर हैं, विधायक हैं, लेकिन इसी के साथ घर की धुरी भी महिला होती है। तो इतने सारे अलग अलग किरदार हैं, उसमें जो एक सामंजस्य है वो किस तरह बिठाया जाता है और किस तरह आप बैठाते हैं? क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत हैं, प्रदेश की जिम्मेदारी है या फिर अपने विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी है, लेकिन इसके साथ ही घर की जिम्मेदारी भी है। अब पिछले 25 साल से लगातार जन सेवा का कार्य कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि चाहे सिकराय विधानसभा क्षेत्र मेरा परिवार है, और अब जिस विभाग में काम कर रही हूँ तो लगता है ये पूरा विभाग, इसके पूरे कर्मचारी सब मेरा परिवार हैं। तो परिवार तो दायरा बढ़ता गया, परिवार की सोच बढ़ती गई, फिर भी लेकिन मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि हमारे घर के अंदर डिस्कशन भी किस तरह से हमको जनता को सेवा करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हम लाभ पहुंचा सकते हैं, इस तरह का डिस्कशन होता है। और बच्चों ने, क्योंकि जब मैं पहला एमएलए का इलेक्शन लड़ी तब मेरे बच्चे 1 वर्ष के थे, मेरे जुड़वा बच्चे हैं, बेटा बेटी, और उन्होंने शुरू से मुझे संघर्ष करते हुए देखा है। तो ये हमारी ज़िंदगी का, हमारे परिवार का राजनीतिक रूप से जनता की सेवा करना हमारा एक हिस्सा बन चुका है। तो हमारा पूरा परिवार इसके अंदर मेरा सहयोग देता है, इंस्पायर करता है। बच्चे भी मेरी छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं। मैं समझती हूँ कि मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि मेरा पूरा परिवार, मेरी चाहे मदर इन लॉ हो, चाहे मेरी खुद की मदर हो, हमारा पूरा परिवार ही मुझे उल्टा और प्रेरित करता है कि मैं जिस तरह से लगी हुई हूँ पिछले 25-30 साल से, तो मैं इसी तरह से जनता की सेवा करती रहूँ और कुछ ऐसा कार्य करूँ कि जिससे लोग मुझे याद करें कि मैंने कोई ना कोई श्रेष्ठ कार्य किया पब्लिक के लिए, समस्याओं का निराकरण करने के लिए। उसमें मेरा परिवार एक बहुत ही स्तंभ की तरह मेरे साथ में जुड़ा हुआ रहता है। मैं फॉर्चुनेटली बहुत लक्की हूँ इस मामले में। मैम, उन महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगी जो कई सारे उनके पास इश्यूज होते हैं कि मैं इस वजह से ये काम नहीं कर सकती, मेरे पास परिवार है, मेरे परिवार का ध्यान रखना है, इसलिए मैं जॉब नहीं कर सकती, या फिर जो जॉब करते हैं वो बोलते हैं मैं परिवार का ध्यान नहीं रख सकती। महिलाओं को कैसे आप अपने हिसाब से प्रेरणा देना चाहेंगे, एक प्रेरणा स्रोत, कोई भी एक वाक्य ऐसा बोलना चाहिए? देखिए, मैं समझती हूँ कि महिलाओं के अंदर स्किल होती है एक बहुत ही अलग प्रकार की, थर्ड सेंस होता है, जो शंकर भगवान का तीसरा नेत्र जिसको कहा जाए। मैं समझती हूँ महिलाओं के अंदर भी तीसरी शक्ति होती है जो घर और बाहर के अंदर सामंजस्य बिठा सकती है। कोई भी ऐसी महिला नहीं होगी जो अंदर से, आत्मा से अगर कोई चीज़ को कोशिश करे और वो पूरा नहीं कर सकती। मैं हमारी बहनों से यही कहना चाहूँगी कि कोई भी कार्य करना, चाहे घर की व्यवस्था देखनी हो, चाहे बाहर जाना हो, कोई भी कार्य असंभव नहीं है। सिर्फ दृढ़ निश्चितता की ज़रूरत है। आप डिटरमाइंड होइए, अपने लक्ष्य के प्रति निर्धारित कीजिए कि मुझे कहाँ पहुँचना है। घर को अच्छा करना है तो उसमें जी जान से जुट जाइए, और बाहर अगर जाना चाहती हैं, कार्य करना चाहती हैं, तो खुले आसमान में अपने अंदर जो भावनाएं हैं उसको उजागर होने दीजिए, उनको अच्छे लाइन पे चलने दीजिए। मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने लक्ष्य को निर्धारित करके अगर आप
आगे बढ़ेंगी, परिवार को संभालेंगी, तो निश्चित तौर पे आपके दिल में बहुत ही आत्मा में संतुष्टि रहेगी और प्रसन्नता रहेगी। अब आप समझ ही गए होंगे कि अगर आप ज़रा सा भी अभी भी डर रहे हैं कुछ भी करने से, तो आपको सिर्फ अपने लक्ष्य को तय करना है और आगे बढ़ना है, और वो लक्ष्य आपको हासिल होके रहेगा। हाँ, लेकिन इसके लिए एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि महिला हो या पुरुष, दृढ़ निश्चय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हमारे साथ थी ममता भूपेश जी, जिन्होंने हमें बताया काफ़ी कुछ उनसे जुड़ा हुआ, राजस्थान की राजनीति से जुड़ा हुआ और खासकर महिलाओं से जुड़ा हुआ कि किस तरह राजस्थान में और आगे होना है महिला सशक्तिकरण के लिए। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए। चैनल पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। नमस्कार।